क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे धूप वाले देश में भी 90% से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। यही नहीं, जो लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर हैं, उनके लिए अलार्मिंग बात यह है कि विटामिन डी की दवाइयों के ज्यादा सेवन से या फिर गलत कॉम्बिनेशन से या हाई डोज से उल्टा उन्हें नुकसान हो सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि भारत में कहा जाता है कि एक बड़ा तबका विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग विटामिन डी को सही सोर्स से जब नहीं लेते तो फायदे की बजाय उल्टा उनको नुकसान हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस विषय पर। मेरा नाम है दीपक डोभाल, लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए रिपोर्ट। आजकल जिस तरह से हमारे आसपास धूप की कमी हो रही है, उसका असर हमारी सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर विटामिन डी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हमारी जीवन शैली, प्रदूषण और धूप में कम निकलना इसकी मुख्य वजह है। अब लोग विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हाई डोज इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी का हाई डोज इंजेक्शन लेना समस्या का समाधान नहीं बल्कि और अधिक नुकसान हो सकता है। एम्स के डॉक्टर रविंदर गोस्वामी का कहना है कि 6 लाख यूनिट का एक हाई डोज विटामिन डी इंजेक्शन हड्डियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर रविंदर गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती को कमजोर कर सकता है। हड्डियों में टूट फूट का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा शरीर इस भारी डोज को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। ये शरीर को कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम शरीर में ठीक से समाहित नहीं हो पाता और इसकी वजह से हड्डियों की सेहत पर असर पड़ता है। इस स्थिति को रोकने के लिए विशेषज्ञों ने एक सुरक्षित तरीका सुझाया है कि 1 महीने में 60,000 आयु का एक सैशे ले सकते हैं। ये डोज विटामिन डी के समान स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है और इससे हड्डियों पर कोई नुकसान नहीं होता। जानकार मानते हैं कि 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन किसी भी सूरत में सही विकल्प नहीं है। यही नहीं, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि कैलेक्ट्रियोल जैसे सक्रिय अणुओं का इस्तेमाल केवल किडनी से संबंधित मामलों में किया जाना चाहिए, न कि सामान्य विटामिन डी की कमी के इलाज के लिए किया जाए। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धूप में समय बिताना और साथ ही विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही सबसे प्रभावी तरीका है। डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि अगर किसी को विटामिन की कमी हो तो वो दिन में 15 से 30 मिनट तक धूप में बैठे, लेकिन ध्यान रहे कि कांच के शीशे से गुजरने वाली धूप से विटामिन डी नहीं बन पाता, इसलिए खुली धूप में ही समय बिताएं। लेकिन भारत जैसे देश में ये एक बड़ी चुनौती है। खासकर प्रदूषण और ठंड में धूप की कमी की वजह से विटामिन डी की जरूरत और बढ़ जाती है। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, इसलिए आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप जरूर लेना चाहिए। हालांकि सूरज से विटामिन डी प्राप्त करने के अलावा आहार भी एक विकल्प हो सकता है। मछली, अंडे और इरेडिएटेड मशरूम जैसे आहार विटामिन डी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अंडा केवल 20 आयु विटामिन डी देता है, जबकि एक व्यक्ति को हर दिन लगभग 1000 आयु की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर आप आहार से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आपको रोज 500 ग्राम मछली खाना पड़ेगा, जो अधिकांश लोगों के लिए एक अव्यवहारिक विकल्प है। विटामिन डी की कमी उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है जो इंडोर्स में काम करते हैं, जिनके इलाके में फ्लोराइड की अधिकता है या जो टीबी और मिर्गी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे किसान या सुरक्षा गार्ड, वे धूप के संपर्क में आने के कारण आमतौर पर पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए सही विकल्पों के लिए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि हम इसका समाधान हाई डोज इंजेक्शनों या गलत दवाओं से ना करें। इसके बजाय हमें सुरक्षित धूप में समय बिताने, सही आहार लेने और यदि आवश्यकता हो तो सही डोज के विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी सिर्फ एक साधारण पोषक तत्व नहीं है, बल्कि हड्डियों की सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शशांक जोशी, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर जोशी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं दीप्ता नागपाल, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दीप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर जोशी सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करूंगा, क्योंकि विटामिन डी को लेकर जागरूकता तो बढ़ी है, जैसे जैसे स्क्रीनिंग हुई है इसको लेकर अब अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि विटामिन डी का टेस्ट समय पर करा लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी भी पाई जाती है, उसका वो इलाज भी कर लेते हैं, लेकिन इसके इलाज के तौर पर आज भी बड़ी मात्रा में हाई डोज इंजेक्शंस को बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। ये कितना, ये धारणा पहले तो ये बताएं सर कि ये सही है या गलत? तो दीपक जी धन्यवाद हमको ये मंच पे बुलाने के लिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आप हेल्थ एजुकेशन की मुहिम जो चला रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। थैंक यू सर। विटामिन डी का जो इंजेक्शन था, इसका प्रयोग 1940s में, यानी इंडिपेंडेंस के पहले 80 साल पहले स्टॉज रेजिमेंट में किया जाता था। विटामिन डी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और मॉडर्न मेडिसिन में विटामिन डी इंजेक्शंस की कोई मायना नहीं रखती है। अभी जो ओरल विटामिन डी है वो काफी सफिशिएंट होता है, हमारे फूड सोर्सेस है। सनलाइट से भारतवर्ष में प्रदूषण की वजह से, ठंड की वजह से और हमारे स्किन में मेलानिन के होने के कारण विटामिन डी ज्यादा ऑब्जर्व होता नहीं है। लेकिन विटामिन डी के जब प्रमुख कारण होते हैं बच्चों में और एडल्ट्स में, ये मेनली मस्कुलोस्केलेटल है, स्केलेटल यानी बोन या हड्डी पे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में रिकेट्स या एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया होता है। और कभी कभी गर्भवती स्त्रियों में विटामिन डी बहुत कम होता है, तो जो शिशु का जन्म होता है उसमें नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। लेकिन ये रेयर इंस्टेंसेस छोड़े तो विटामिन डी का जो हाइप है ये मेरे ख्याल से ज्यादा हाइप है, और इसमें ज्यादा एविडेंस बेस या सब्सटेंस बहुत कम है नॉन स्केलेटल इश्यूज में। इसलिए इसके लिए सक्रिय विटामिन डी के इंजेक्शन वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विटामिन डी की मात्रा 10 के नीचे होगी या पीटीएच हार्मोन ज्यादा होगा तो उसके लिए वैद्यकीय सलाह के अंडर आप उसका करेक्शन जरूर कर सकते हैं। 10 से 30 तक जी वैल्यू है, ये यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन वैल्यू है, उनकी यूवी एंगल अलग है। वहां पे फूड्स और फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स विटामिन डी और कैल्शियम से फोर्टिफाइड है। भारतवर्ष में ये नहीं है, लेकिन हमको हमारे बोन हेल्थ के एंगल से देखा जाएगा तो विटामिन डी की जरूरत है। नॉन बोन हेल्थ के एंगल से देखा जाएगा तो विटामिन डी की जो ये जरूरत है ये रिसर्च मोड में है। इसलिए मैं आपको ये डीमिस्टिफाई मिथ करना चाहता हूँ कि विटामिन डी फ्रॉम अ बोन स्टैंड पॉइंट बहुत ज्यादा मात्रा में कम होगी, तो उसको राइट ड्यूरेशन और राइट टाइम में राइट सोर्स से सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। और हमारे पास अभी काफी अच्छे ओरल सोर्सेज अवेलेबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन होने से ये अक्यूमुलेट होता है बॉडी में और इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। आपने इसकी टॉक्सिसिटी की बात करी। कुछ दिन पहले यूके के एक बुजुर्ग में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से फर्स्ट डेथ भी रिपोर्ट की गई थी, वो उस पर भी हमने शो किया था। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर जोशी ने कही है, डॉक्टर राय, वो ये है कि विटामिन डी बोन हेल्थ के लिहाज से तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह के उत्पाद आ रहे हैं जो विटामिन डी को बाकी चीज़ों से जोड़ रहे हैं, इम्यून फंक्शन से जोड़ रहे हैं, मूड रेगुलेशन से जोड़ रहे हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ से जोड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि विटामिन डी को एक मिरेकल विटामिन के रूप में कि अगर आपने ये नहीं लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस तरह से। तो थोड़ा बताएं सर कि विटामिन डी हमारे शरीर में कितना ज़रूरी और इसको लेकर धारणाएं क्या गलत या सही? दीपक जी, एक्चुअली विटामिन डी जैसा डॉक्टर शशांक भी बता रहे थे, फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जैसे 2 फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी। जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी अगर अधिकता भी शरीर में हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विटामिन डी जो है चूंकि फैट सॉल्युबल है या इजीली जो है यूरिन से बाहर नहीं आता, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये शरीर में रहता है, और अगर इसकी अधिकता होगी तो भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम आते हैं कि इसकी जरूरत जो है बोन हेल्थ के अलावा भी कहाँ कहाँ है, जो आपका सवाल था। हाँ, बोन हेल्थ में सबको पता है कि विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, और उसका 2 ही सोर्स हो सकता है, या तो हमें खाने से मिले या जो है नेचुरल जो है मिलता है।
मेजॉरिटी जो है पहले में कितना भी मिलेनियन हो, यह नहीं होता था। या आज के समय में भी अगर अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अर्बन में जो बहुत ही कम स्टडी है जो जनरलाइज बड़े लेवल पे है, बट वह शो करती है अर्बन में 80 to 90% लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जो लेवल तय करते हैं। रूरल में करीब 60 से 70%, रूरल में भी अच्छी खासी डेफिशिएंसी है और वह ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। हम जो है हमारी जो है खेतों में दिन भर काम करते थे, गांव के किसान हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन जो है गांव में रहती थी, तो औरत से लेके बच्चों तक सारे लोग खेती और इसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो सॉरी यस सर, सन एक्सपोजर जो है काफी लंबे समय तक रहता था। तो जो है क्योंकि मिलेनियन अधिक होने के कारण हमारी त्वचा का रंग थोड़ा सा ज्यादा जो है डार्क मिलेनियन के कारण से होता है, वह उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वह उतना विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है थोड़ी एक्सपोजर के कारण से जो है। तो इसलिए पहले डिफिशियंसी कम थी। अब जैसे जैसे जो हमारे लाइफ स्टाइल के चेंजेस आए हैं, हम जो है सन एक्सपोजर ऑलमोस्ट न के बराबर हो गया है। ज्यादातर बैठते हैं, ऑफिस आते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, घर चले जाते हैं। तो इसलिए जो है एक्सपोजर कम होने के कारण से हमारे प्लस ठीक है कुछ जो है नॉन वेज डाइट्स में ज्यादा है, वेज डाइट्स में कम है, बट ऐसा नहीं कि वेज डाइट्स में बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी है बट वह सफिशिएंट नहीं हो पाता, तो हमें उसके लिए जो है सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। डिफिशियंसी अगर होती है सो बोन हेल्थ के अलावा जो अब लिटरेचर्स आ रहे हैं कि कुछ और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या जितने, उनमें भी जो है विटामिन डी डिफिशियंसी का जो है एक रिलेशन है। अभी कॉजल नहीं कि विटामिन डी डिफिशियंसी हो गई तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बट उन लोगों में पाया गया। अभी तक जो है बहुत लंबी स्टडी ऐसी नहीं मिली है नॉलेज में, मैंने इस पे काफी सर्च भी किया है जिसमें हम ये कह सके कि नहीं यह जो है बिल्कुल ही कॉजल एसोसिएशन है। हम जब कॉजल कहते हैं, जैसे शुरू में हम जब कहते थे कि सिगरेट स्मोकिंग मे काज लंग कैंसर, क्योंकि एक एसोसिएशन मिलता था कि उन लोगों में बिल्कुल लंग कैंसर ज्यादा था। नहीं, एब्सोल्युटली सर, गॉट योर पॉइंट, क्योंकि डॉक्टर जोशी और डॉक्टर राय दोनों ने एक बात बोली है कि बोन हेल्थ पे तो ठीक है, इसके लिए पर्याप्त लिटरेचर मौजूद है, लेकिन ये अभी अंडर रिसर्च ही कहा जाएगा कि कॉजल एसोसिएशन दूसरी तरह की चीज़ों के लिए है या नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विटामिन डी को लेकर बाकी सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि हवा ज़्यादा बन गया है, इस वजह से लोग पैनिक में आकर हाई डोज इंजेक्शंस ले लेते हैं और यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। बट बात हुई है ऑल्टरनेटिव्स की, तो दीप्ता जी के पास आऊँगा। दीप्ता जी, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अब धूप में जाएं भी तो भी आप जान रही हैं कि मेलानिन लेवल इंडियंस का में ज़्यादा है स्किन में, तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, और बाकी तो एक्सपोजर हमारा वैसे भी है नहीं। तो फिर विकल्प क्या हैं घर में, आहार में, जो विटामिन डी दें? मैं विटामिन डी के सोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस और जो वीगन लोग होते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं वो मशरूम से ले सकते हैं जो विटामिन डी है, और दूध, दही, मक्खन, सावर क्रीम, घी, बटर में थोड़ा थोड़ा विटामिन डी होता ही है। और जो वीगन्स हैं उनके पास यीस्ट या मशरूम ही रह जाता है, और सनलाइट ऑफ कोर्स। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास सोर्सेज ऑफ विटामिन डी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे मटन, लिवर, किडनी, जो एनिमल मीट की मैं बात कर रही हूँ, एग योक हो गया, हर तरह की जो फिश है, जैसे काटला, रोहू, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, बाहर की बात करूँ तो सालमन, इवन इंडियन सालमन जो है, रावस, आपकी श्रिम्प्स हो गए, स्क्विड हो गए, जो सी को जितना भी सी फूड है उसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। पर बात आती है सिर्फ विटामिन डी इनटेक की नहीं, बात आती है एब्जॉर्प्शन की। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपने आप ओवर द काउंटर मेडिसिन उठा के खा रहे होते हैं, आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, आपको कोई बीमारी है, या आप क्रॉन्स डिजीज़ है, सीलियक है, गट इन्फेक्शंस हैं, आपको कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, क्या आप कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी ओवर द काउंटर जाके बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी को ट्रांसपोर्ट करने में। तो लोग अपने आप से बाहर से जाके दवाइयाँ उठाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको लगता है सप्लीमेंट लेने से मैजिक हो जाएगा। जो एब्जॉर्प्शन नेचुरल फूड की होती है वो सप्लीमेंट्स की नहीं होती है। फूड कम्स फ्रॉम नेचर, इट डजंट कम फ्रॉम बॉटल।
एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि आपको अपनी बॉडी के बारे में, उसकी तासीर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की अगर कमी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, एब्जॉर्प्शन का इशू है या आपका एक्सपोजर नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है विटामिन डी को लेकर जितनी जागरूकता फैली है उतनी ही तेज़ी से भ्रांतियाँ भी। कुछ और भ्रांतियों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आज विटामिन डी की बात। विटामिन डी पर हमने अक्सर वैसे तो बहुत सारे शोज किए हैं, इसकी कमी कितनी खतरनाक है, लेकिन आज हम एक मिसकंसेप्शन पर बात कर रहे हैं और वो ये कि विटामिन डी की कमी होने के बाद अगर आप हाई डोज इंजेक्शंस ले लेते हैं या बिना डॉक्टरी सलाह के आप विकल्प अपनाने लगते हैं अनाप शनाप, तो वो आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर शशांक के पास में एक बार फिर आना चाहूँगा। सर, थोड़ा सा और हमें आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी का मतलब क्या होता है, और अचानक आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है, जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि विटामिन डी कम होने की जैसी रिपोर्ट हाथ में आई तो फिर तरह तरह के फिर आपको विकल्प बताने लग जाते हैं लोग। इवन डॉक्टर्स भी तरह तरह की दवाइयों को सजेस्ट करते हैं। तो क्या पैनिक मोड में आना है, अनाप शनाप दवाइयां शुरू कर देनी है, विकल्पों की तलाश कर लेनी शुरू कर देनी है, या एक सामान्य चीज है विटामिन डी की कमी? सर तो दीपक, ये बहुत अहम सवाल है और उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण हम तीनों ने, प्राध्यापक संजय जी ने, मैडम ने, सबने किया। तो विटामिन डी, ये शरीर में विटामिन डी भी एक विटामिन भी है और हार्मोन भी है, और उसकी जो मात्रा रहती है जब हम खून में जांचते हैं उसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। उसका और एक मेटाबोलाइट है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, वो भी चापा जाता है। लेकिन नॉर्मली हम जो जांच करते हैं वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का होता है। विटामिन डी हमारे स्किन में से जब एंटर होता है तो उसका कन्वर्जन होता है और लीवर और किडनी में उसका प्रोसेसिंग होता है। और इसकी जो मात्रा है, एक लिप्स एट अल ने जो जनरल स्टडीज की थी उसमें 32 ये कट ऑफ दिखाया था। आपके रिपोर्ट में यदि विटामिन डी की मात्रा 3 के नीचे होगी तो वो बहुत सीवियर मानी जाती है, 10 के नीचे होगी तो सीवियर मानी जाती है, 10 और 20 में मॉडरेट डेफिशिएंसी कहलाई जाती है और माइल्ड डेफिशिएंसी 20 to 30 में दिखलाई जाती है। हमारा जो भारतीय लोगों ने संशोधन किया था, जैसे रविंद्र गोस्वामी जी है जो प्राध्यापक राय के इंस्टीट्यूशन से है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, वहां पे प्रोफेसर कोचुपिल्ले ने बहुत वर्क किया था इंडियन जवानों में, डॉक्टर मारवा ने वर्क किया था, तिरुपति में डॉक्टर हरिहर नारायण ने वर्क किया। ये सब में एक ही चीज बताते हैं कि मात्रा 10 या 3 के नीचे होगी तो जरूर आपको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन वैद्य की सलाह से लेना चाहिए। 10 से 20 में होगा तो थोड़ा सा एक येलो सिग्नल है, और 20 के ऊपर या 30 के ऊपर होगा तो ग्रीन सिग्नल है। तो बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और इसका जो कोरिलेशन है, बच्चों में रिकेट्स के सिम्टम्स हो गए या एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया का सिम्टम्स हो गए तो उसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं होगा, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल होगा तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आपके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। राइट। जैसे प्राध्यापक राय ने बताया, हमारे शरीर में 4 विटामिन है, ए, डी, ई और के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होने से इनमें टॉक्सिसिटी होने की संभावना होती है जी। तो जब लेवल 100 या 150 के ऊपर होती है तो किडनी और बाकी हमारे शरीर के ऑर्गन में उसमें डैमेज होने की भी शक्यता होती है जी। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। जैसे लोगों को लगता है कि जब हमको किडनी स्टोन होते हैं तो हमको कैल्शियम लेना नहीं चाहिए, लेकिन विटामिन डी ले सकते हैं। लेकिन अक्सर जो मार्केट में दवाइयां होती है वो कैल्शियम और विटामिन डी कंजॉइंट होती है, तो अलग अलग लेना बहुत जरूरी होता है और इसलिए वैद्य की सलाह लेना ये बहुत जरूरी होता है। और डाइटरी सोर्सेज जैसे मैडम ने हमको बताया उसका सेवन करना भी कर सकते हैं हम। तो अनलेस एंड अनटिल हमारी जो शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी सीवियर है, वेरी सीवियर, यानी 3 के नीचे या 10 के नीचे वैल्यू होगी तो ही हमको सतर्कता या एक रेड सिग्नल लेके उसको
अग्रेसिवली ट्रीट करने की एक मनोकामना हम रख सकते हैं, राइट सर। और इसके लिए बार बार जांच करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सब जरूरी है ये जानना। आपने बहुत ज़रूरी बात बोली सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, और उसमें भी मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये कि विटामिन डी और कैल्शियम की आजकल वो जॉइंट दवाएं आ रही हैं, और वो लोग बिना सोचे समझे ओवर द काउंटर लेने लग जाते हैं और उसको एक डेली रूटीन का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर राय, ये कितनी गलत धारणा है? क्योंकि ये कहा जा, ये एक मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि सारे लोगों को, एवरीवन नीड्स द सेम डोसेज ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो एक को देखा तो दूसरा भी वही डोज ले आता है। एक ने डॉक्टर से पूछा था तो उसके एक्सपीरियंस पे अब डॉक्टर के पास कौन जाए, रिपोर्ट देखी, अच्छा विटामिन डी नीचे आया हुआ है, जाकर वो जो हफ्ते में एक वाली गोली ले ली, एक सेशन ले लिया। तो ये पूछा पूछी देखा देखी वाली, इसके कितना खतरनाक हो सकता है सर? देखिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डॉक्टर शशांक ने भी डाला था जी। नो डाउट हमें जरूरत रहती है उसकी, विटामिन डी की भी जरूरत है और कैल्शियम की भी जरूरत है। बोन हेल्थ के लिए दोनों की बहुत जरूरत है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में बहुत से लोग लाठी लेके कमर से झुक जाते हैं क्योंकि कंप्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है स्पाइनल बोन की, और फिर वो जो है शरीर के वजन से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है और वो फिर शरीर आगे झुकने लगता है क्योंकि शरीर उनको वो अडाप्ट करता है। सो अडाप्टेशन मैकेनिज्म होता है, इसलिए जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब जरूरी है, कितना जरूरी है। जैसा अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हाइपरविटामिनोसिस होने के चांस रहते हैं अगर अपने अनरेगुलेटेड लेते रहे, बहुत कैल्शियम भी लेते रहे। कि ज्यादातर अगर कैल्शियम का आप देखें जो सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं सबके साथ विटामिन डी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, या उसके साथ हम एडिशनल विटामिन डी लेते हैं अगर जो है बहुत ही सीवियर डिफिशियंसी है तो, या सीवियर डिफिशियंसी में भी है, दोनों कंडीशन में लेते हैं। 60,000 यूनिट वीकली लेते हैं। सो अलग अलग डोजेज में, बट उसको डॉक्टर को डिसाइड करने देना चाहिए। खुद जो है जो सेल्फ मेडिकेशन है वो प्रॉब्लम करता है कई बार। देखिए कोई जरूरी नहीं कि किडनी स्टोन उससे बने, बट जो कैल्शियम स्टोन बनते हैं किडनी में वो हो सकता है आपका जो है वो अधिक सेवन करने विटामिन डी से, और इसके बहुत ही रिलेशन है कई पब्लिकेशन। क्योंकि सर यस सर, क्योंकि कई लोग सर उस दवाई को बंद नहीं करते हैं, जो 4 बार एक हफ्ते में एक वाली डोज जो होती है उसको लोग बंद नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। सो रेयर है साइड इफेक्ट, बट है। हाइपरविटामिनोसिस ये नहीं कि बहुत ही कॉमन है, बट उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स आना, ये सब जो है उससे, तो इसलिए जो है उसको रेगुलेटेड वे में लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए, अपने से नहीं लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवा का ठीक नहीं है, और इसका भी ठीक नहीं है। वो जिस एब्सोल्युटली, यानी कि ले रहे हैं उसके अलावा एक तो सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको आवश्यकता है या नहीं, और अगर एक बार आपको ये पकड़ में आ गया कि विटामिन डी की कमी है तो प्लीज़ सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही उसके डोसेज लें। बहुत क्विकली दीप्ता जी के पास आना चाहूँगा। मैम, कुछ घरेलू ऐसी बातें, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ साथ, जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? सो मैं एक बहुत ही आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं जब कॉलेज में थी, मैं कॉलेज से सर्दी के दिनों में वापस आती थी, मेरी दादी जी मुझे एक चीज़ बोलती थी कि धूप में बैठा कर थोड़ी देर, जब तू पढ़ने जाती है उससे पहले 15-20 मिनट आधा घंटा धूप में बैठा कर, मेरे साथ बैठ के खाना खाया कर। अगर तू अपने खाने में अंडा या चिकन या पनीर खाएगी, थोड़ा दाल खाएगी, राइस खाएगी और घी डालेगी धूप में बैठ के, तेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तेरा मूड ठीक रहेगा, तू सारा दिन टेंशन में रहती है, तेरा आगे अच्छा रहेगा, हेल्थ इम्यूनिटी तेरी अच्छी रहेगी। ना तो वो डॉक्टर थी, ना वो डाइटिशियन थी, ना उन्होंने ऐसी कोई मेडिकल उनके पास नॉलेज थी। बट आज मैं अगर उन चीज़ों को रिलेट करती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स, क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं देखती हूँ, तो जो हमारी पुरानी पिछली चीजें हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे क्लीन डाइट खाते थे, एब्सोल्युटली मैम, खाने में फैट खाते थे। अब लड़कियां, औरतें फैट, वेट लॉस के चक्कर में फैट खाना बंद कर देती हैं। जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्यूबल है, वो सैशेज खा लेती हैं, मगर अगर आप उनको कहोगे 1 चम्मच घी खा ले तो वो नहीं खाएंगी। तो बहुत जरूरी है पहले अपनी डाइट ठीक करना, मेगा डोज बिना सलाह के नहीं लेना।
कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जो पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल वुमेन हमारे पास आ रही है, या फिर यूरोप में जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वहाँ डिप्रेशन होता है इन दिनों। अगर हम उनके ब्लड लेवल्स देख के अच्छे से सलाह करके फिर उनको हम थोड़ी डोजेज विटामिन डी यानी की कि सार यही है मैम, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, एक तो हमारा जो नॉलेज सिस्टम भी है, जो परंपरागत जो हमारे परिवार में मिलना हुआ ज्ञान है, उसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के अगर उन लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर लें और डॉक्टरी सलाह पर अगर आप दवाइयों का अपना मैनेजमेंट करें अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात वही आती है कि अधूरा ज्ञान, बिना डॉक्टरी सलाह के डोसेस अपने से इस्तेमाल कर लेना, तय कर लेना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसी पर आज थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि विटामिन डी और उसके डोसेस के बारे में हमारे दर्शकों को ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ता नागपाल आपका। डॉक्टर शशांक जोशी, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर संजय राय, आपका भी शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।